गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं? आज बेटा अभी तक इन्वेंट्री के जो लेक्चर्स आपने देखे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बिना कॉपी पेन के आप बैठिएगा मत, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आना है। हर एक छोटी से छोटी बात को नोट करेंगे, बिकॉज अब जो लेक्चर मैं शुरू कर रहा हूँ वो सीए में इसी टॉपिक से या ये टॉपिक इसके बाद के जितने भी टॉपिक आएंगे उन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, वीडियो में टाइम टेकन है, लगभग 1 घंटा से ज़्यादा का टाइम जाएगा वीडियो में, क्योंकि मैंने काफ़ी वैरायटी बनाई है, उस वैरायटी के हिसाब से समझना है आपको। ठीक, वैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का 3rd लेक्चर है और 3rd लेक्चर का नाम है बेटा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और रिटेल इन्वेंट्री मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या होता है या रिटेल इन्वेंट्री मेथड क्या होता है, उसको बताने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। और बेटा इस क्लास को समझने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, प्लीज़, बहुत ही धैर्य की ज़रूरत है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग पढ़ तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते, ठीक है? सुनिएगा बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है? तो इन्वेंट्री सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक परपेचुअल सिस्टम होता है और एक पीरियोडिक मेथड होता है। परपेचुअल सिस्टम का मतलब है कि जहाँ पे हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं, जो भी गुड्स मेरे पास आ रहा है, जो भी गुड्स जा रहा है, उसको सिंपल 1 वर्ड में अगर कहें तो जो चीज़ें टाइमिंग अकॉर्डिंग टू टाइम रिकॉर्ड होता है, जैसे जैसे टाइम के हिसाब से आ रहा है वैसे वैसे हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे टाइम के साथ जिस पर्टिकुलर डेट पे जा रहा है उस पर्टिकुलर डेट पे अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड परपेचुअल सिस्टम। इट मीन्स परपेचुअल मतलब इट इज़ द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अ इन्वेंट्री और ऑफ अ रिसीट और इशू ऑफ गुड्स। तो जहाँ पे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है गुड्स का, उसे आप परपेचुअल सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो लिखा है यहाँ पे, देखिए, कहीं मत जाइए, आप 1 से 1.5 घंटा दीजिए मुझे, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं बताया तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो मत देखिएगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो दिस इन्वॉल्व एसर्टेनिंग इन्वेंट्री वैल्यू बाय कीपिंग अप टू डेट रिकॉर्ड्स एंड एसर्टेनिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम सच बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब है डेट वाइज किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास मान लो कि 1 जुलाई को गुड्स आया तो हम 1 जुलाई को एंट्री कर लेंगे। हमारे पास फिर 4 जुलाई को आया तो फिर हम 4 जुलाई को एंट्री कर लेंगे। मान लो हमारे पास 5 जुलाई को आया तो हम 5 जुलाई को क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। इस तरीके से एंट्री हम करते जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? पीरियोडिक मेथड। अब क्या हुआ कि जैसे छोटे छोटे शॉप हैं, मान लो कोई स्टेशनरी का शॉप है, तो अब स्टेशनरी के शॉप में अगर इन्वेंट्री आपको डिसाइड करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि छोटे शॉप में प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं होता। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी के शॉप में अब हमको इन्वेंट्री हमको निकालना है, तो हम कितना गुड्स लेके आए हैं, मान लो हम 100 यूनिट लेके आए हैं और उसमें से 60 यूनिट हम सेल कर दिए हैं, ठीक है? तो सेल कर दिए, अब हमको इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, जितनी बची हुई चीज़ें हैं उनको काउंट कर लेंगे। इट्स कॉल्ड पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में हम डेट वाइज नहीं करते, एक पर्टिकुलर डेट पे
हम इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट कर लेते हैं। फिजिकल काउंट का मतलब कि जहां पे आपका सामान रखा हुआ है वहां पे हम इन्वेंट्री को काउंट कर लें और बता देंगे कि भैया आपके इन्वेंट्री में ये बचा हुआ है। और ये सिंपल सा मेथड है, इसके लिए आपको बहुत स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं। कॉमन सी बात है भाई, हमारे पास इतना गुड्स था, इतना बेच दिया, काउंट कर लिया, भैया लो इतना बचा हुआ है, दैट्स इट, कहानी हो गई खत्म। इट्स कॉल्ड पीरियोडिक मेथड। तो पीरियोडिक मेथड में एक पर्टिकुलर डेट पे हम जो गुड्स हमारे स्टोर में बचा हुआ है उसकी फिजिकल काउंटिंग कर लेते हैं। इट्स कॉल्ड पीरियोडिक सिस्टम। तो जहां पे परपेचुअल बहुत डिफिकल्ट होने लगता है तब वहां पे हम किस सिस्टम की बात करते हैं? पीरियोडिक मेथड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पीरियोडिक मेथड की बात करते हैं। यहां पे हम गुड्स प्रॉपर मेथड में नहीं चलते, हम यहां पे पर्टिकुलर किसी डेट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक मेथड कहते हैं। क्लियर है? तो ये इन्वेंट्री सिस्टम हुआ, परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक का मतलब फिजिकल काउंटिंग, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एडजस्ट सेलिंग प्राइस और रिटेल इन्वेंट्री मेथड, ये कहीं ना कहीं पीरियोडिक मेथड के अंतर्गत आता है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग हम नहीं करते। जैसे रिटेल इन्वेंट्री मेथड है, तो रिटेल इन्वेंट्री का मतलब, अब आप बिग बाजार में गए तो बिग बाजार में समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। बिग बाजार में आप गए होंगे तो मान लो बिग बाजार में बहुत सा सामान रखा होता है, तो मान लो कोई आइटम ले लेते हैं, मान लो बैट रखा हुआ है, बैट मतलब खेलने वाला, ठीक है, बैट रखा हुआ है क्रिकेट के लिए, बैट जो होता है, ठीक है, ठीक है, जिससे हम प्ले करते हैं, खेलते हैं। तो मान लो बैट रखा हुआ है। अब उसका मैनेजर ये जानना चाहता है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, इस बैट की कॉस्ट क्या होगी, यही है ना, बैट की कॉस्ट क्या होगी। तो अब पता चले कि ये शुरू से जाए, बुक्स ओपन करे, बुक्स में देखे परचेज प्राइस क्या है, खर्चे क्या हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है, ये सब जोड़ के थोड़ा ना लाएगा। इतना पॉसिबल नहीं है कि उस मेथड से इन्वेंट्री आप निकालना शुरू करें, कॉस्ट ऑफ परचेज जोड़िए, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जोड़िए, अदर कॉस्ट जोड़िए, बड़ा हेक्टिक वर्क हो जाएगा। तो सर कैसे निकलेगा? भैया सुनना ध्यान से, इन्वेंट्री रिटेल सिस्टम कैसे काम करता है? ये जो बैट है ना, इस बैट पे एमआरपी डला होता है, हाँ सर एमआरपी डला होता है, या सेलिंग प्राइस होता है, हाँ सर सेलिंग प्राइस होता है। उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आपकी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, दैट्स इट। भाई एमआरपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए या सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए तो भी क्या आ जाता है? कॉस्ट आ जाता है। अब बेटा बैट भी कई तरीके के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैट के भी, अब कोई छोटा बैट होता है, कुछ बड़े बैट होते हैं, फिर बड़े बैट में भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस में क्या होता है? गुड्स सिमिलर होता है, उनका प्राइस सिमिलर होता है, तो वहाँ पे आप परपेचुअल मेथड सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, जहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग है, एक ही प्रोडक्ट के ढेर सारे, सुनते जाइएगा, एक ही प्रोडक्ट के ढेर सारे वैरायटी। जैसे साड़ी के शॉप पे जाइए हैं, तो साड़ी के शॉप पे आप देखते हैं कि एक साड़ी कई होती है लेकिन उसमें वैरायटी ज़्यादा होती है, तो उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। तो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट का जो इन्वेंट्री डिटरमाइन किया जाता है वो किया जाता है बेटा रिटेल इन्वेंट्री मेथड से, ठीक है। तो प्रोडक्ट के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं। अब पता चला कि हम, जैसे कि एग्जांपल लिए हम कि भैया बैट का बताइए इन्वेंट्री क्या है, तो इन्वेंट्री के
कॉस्ट एसरटेन करने का तरीका क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट, तो उसको निकालने में 2-3 दिन लग जाएगा। इससे अच्छा उस पे एमआरपी क्या है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, माइनस कर दीजिए, कॉस्ट आ जाएगा। तो जहां पे हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट सेल होता है वहां पे हम इन्वेंट्री का डिटर्मिनेशन रिटेल इन्वेंट्री के थ्रू करते हैं। ठीक, अब आइए इसको समझते हैं, फिर इसको लिखते हैं, कुछ चीज़ों को समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी क्या कि सर इन्वेंट्री सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम। ठीक है, परपेचुअल का मतलब जो डेट वाइज मेंशन होता है, पीरियोडिक का मतलब जो एक पर्टिकुलर डेट पे फिजिकल काउंट, गुड्स को काउंट कर लें कि इतना गुड्स, जैसे आप ऑडिट पे जाएंगे तो आप ऑडिट करने जाएंगे तो बुक्स जो बना होगा उसके अलावा आप वहाँ पे रखे हुए स्टॉक को काउंट करेंगे। तो जब स्टॉक को काउंट करते हैं तो उसको फिजिकल इन्वेंट्री बोलते हैं और उसी को कहते हैं पीरियोडिक सिस्टम। अभी जब आप ऑडिट पे जाएंगे या हो सकता है जा रहे हों तो आपको ऐसे ही काउंटिंग करना है, ऐसे ही सीखना है। ठीक, तो समझ में बात आई? ठीक है सर। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ बेटा, अब सुनिए, अब एक्चुअल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिटेल मेथड। रिटेल मेथड क्या होता है अब सुनते चाहिए। ये मीनिंग लिखा हुआ है कि दिस मेथड में बी यूज्ड इन रिटेल बिजनेस। ये मेथड रिटेल बिजनेस में यूज हो सकता है। ठीक है, जहां पे आगे लिखा है बिजनेस वेयर द इन्वेंट्री कॉम्प्राइज आइटम्स द इंडिविजुअल कॉस्ट आर नॉट इंडिविजुअल कॉस्ट, जहां पे हम एक एक इन्वेंट्री की कॉस्ट को फाइंड ना कर पाए। एक इंडिविजुअल, अब छोटे छोटे आइटम हैं, उनके इन्वेंट्री को आप कैसे असरटेन कर पाएंगे? तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप कौन सा मेथड लगाएंगे? रिटेल मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं। लिखा है कि अंडर दिस मेथड कॉस्ट इज डिटरमाइन। ध्यान से सुनिएगा, अंडर दिस मेथड, सुन रहे हो ना तुम लोग हैं? मेरे को तो एक सॉन्ग याद आता है, सुन रहा है ना तुम हैं? रो रहा हूं मैं कि जगह पे बकबका रहा हूं मैं। तो कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन। कहने का मतलब कि कैसे आप यहाँ पे कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करेंगे। लिखना बंद कर दीजिए, पाप लगेगा। फॉर्मूला देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पहला स्टेप जो होता है, लिखना नहीं है, अगर लिखे तो आप गए। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। ठीक, तो इसमें लेते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, एट सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो भी बेटा एस्टिमेटेड, नॉट एक्चुअल, एस्टिमेटेड, बिकॉज सेल तो है नहीं। तो जो आएगा उसे आप कहोगे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। तो ये जो लाइन कह रहा है, सुनिए, मत इधर उधर मूव करिए, सुनते जाइए। ये जो लाइन कह रहा है उसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस रिड्यूसिंग माइनस एस्टिमेट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन। एस्टिमेट ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। मतलब सुनिए, रिटेल मेथड में जो इन्वेंट्री का डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है? इन्वेंट्री का डिटर्मिनेशन होता है इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एस्टिमेट, जो आएगा उसे क्या बोलोगे? इन्वेंट्री एट कॉस्ट। दूसरा स्टेप, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरा स्टेप इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? प्राइस, हाउ टू कैलकुलेट इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। ठीक,
तो अब यहाँ पे तुमको ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं। जैसे अगर हमको इन्वेंट्री निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे निकालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हमको इन्वेंट्री निकालना है तो कैसे निकालोगे? ठीक, देखो जरा, देखो जरा, यहां पे क्या लिखते हो? ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखते हो? टू डायरेक्ट एक्सपेंस। सॉरी, यहां पे चेंज करना पड़ेगा बेटा, चेंज करना पड़ेगा। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी बेटा, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एस्टिमेटेड। आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा हो तो फाइनल अकाउंट में क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। इधर क्या आता था? सेल्स और बेटा इन्वेंट्री। सुनते जाइए, कुछ लिखिए मत, ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे लिखना नहीं है, टोटल कर दीजिए। तो क्या आ जाता था? जीपी। क्या आता था? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, यहां से आ जाता था। अब बेटा अगर मुझे जीपी मार्जिन निकालना है या जीपी का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई एस्टिमेटेड सेल। एस्टिमेटेड सेल का मतलब अभी हम समझाएंगे, इनटू 100। यही तरीका होता था कि नहीं होता था? यस सर, यही तरीका होता था, यही तरीका होता था जीपी प्रॉफिट को निकालने का, जीपी प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने का यही तरीका होता था। यहाँ पे एक्चुअल में हमें परसेंटेज में निकालना है। किस में निकालना है? परसेंटेज में। इसी बात को बेटा समझ में आया होगा, ये तो आपने पढ़ा है। इसी बात को कैसे करना है, इसी बात को हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, इसको लेंगे प्लस इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, जो आएगा सुनते जाइएगा उसे ए नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ए। फिर बेटा उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज। ठीक है, मैं इसको हटाना नहीं चाहता ताकि आपको दिखता रहे। परचेज, ठीक है ना, सुनते रहिए। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपका आ जाएगा बी का टोटल। और बेटा आपको मालूम है कि अगर ए माइनस बी कर दें तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? सुनेगा, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई, ये ए पॉइंट लेना है, ए पॉइंट इंटू 100। इंटू क्या आ जाएगा? 100। अब बच्चा कह रहा है सर ए पॉइंट क्यों ले रहे हो? सुनना, ए पॉइंट क्यों ले रहे हैं? ए का मतलब वो सेलिंग प्राइस प्लस इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस प्लस इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, इतना एस्टिमेटेड सेल। अगर हम इसको भी सेल करते तो ये मेरा एस्टिमेटेड सेल होता है, इसी को बोलते हैं एस्टिमेटेड सेल। अगर ना बचा होता तो ये भी बिकता, एस्टिमेटेड सेल। तो यहां पे जो लेते हैं, यहां पे टोटल लेते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस इन्वेंट्री, मतलब यहां पे क्या लेते हैं? एस्टिमेटेड सेल। तो क्या आ जाता है? जीपी परसेंटेज। फिर आप उसको यहां पे अप्लाई कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं।
तो ये फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कैसे निकालते हैं? इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस प्लस इन्वेंट्री फिर माइनस कर देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई ए। ध्यान रखिएगा, केवल सेलिंग प्राइस नहीं लेना है, एस्टिमेटेड सेलिंग कि अगर हम इन्वेंट्री को भी बेचते तो एक्चुअल हमारा सेल कितना होता है इंटू 100, तो क्या आ जाता है? जीपी आ जाता है। तो ये तरीका है निकालने का। ठीक, यहां तक कॉपी करिए पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। 1 मिनट दे रहे हैं कॉपी करने के लिए, कॉपी करिए। हाँ बेटा, अब फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, लास्ट अभी कुछ देर पहले आपको फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, वैरायटी समझिए इन्वेंट्री का। सीए फाउंडेशन में एक क्वेश्चन इन्वेंट्री का देता ही देता है और आपको वो क्वेश्चन लगता बहुत डिफिकल्ट है, ठीक, बट अब नहीं, आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो कमेंट भी करते रहिए कि समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए जरा, टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 तरीके के। व्हेन ओनली नॉर्मल सेल गिवन। अब ये नॉर्मल सेल क्या होता है बताएंगे। सॉरी, व्हेन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल गिवन। नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल का क्या मतलब है वो समझाएंगे। व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज गिवन। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं वो मैं नॉर्मल सेल पे ले रहा हूं। नॉर्मल सेल का क्या मतलब है? नॉर्मल बिल्कुल है, जब एबनॉर्मल समझाएंगे तो नॉर्मल अपने आप अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेकेंड टॉपिक हमारा नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों आएगा। और जो सीपीटी में क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों देते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। तो जब नॉर्मल सेल केवल दिया हो, केवल नॉर्मल सेल हो, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब केवल नॉर्मल सेल हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो कैसे निकालेंगे? सेल ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, कॉस्ट ऑफ परचेज 2 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री नील, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। ठीक, तो आपका इन्वेंट्री निकालना है। तो इन्वेंट्री के देखिए पहला स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट। लिखेंगे नहीं, जो लिखा उसको काला कौवा काटेगा। इन्वेंट्री एट कॉस्ट। ठीक, झूठ बोले काला कौवा काटे या कौवा काटे कौवा काला ही होता है ना। हाँ ठीक है, अच्छा जी। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट कॉस्ट, समझिए। तो आप लेते हो इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, कितना है 50,000, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालेंगे, वो बात की बात है। ठीक, अब दूसरे स्टेप में हम निकालेंगे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लिख पाया। कैसे निकालेंगे? कुछ मत करिए, बहुत आसान है। हाँ सर, बहुत आसान है। सेलिंग प्राइस यहां देखिए 2 लाख प्लस इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस दैट इज 50,000। ठीक है ना, 2,50,000। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? ए। क्या आ जाएगा? ए। अब इसमें से
ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है, कुछ मत करिए और कॉस्ट ऑफ परचेज को प्लस माइनस करिए। कॉस्ट ऑफ परचेज भी आपका 2 लाख है, ये आपका बी आ गया बेटा। क्या आ गया? बी। ठीक है ना, ये बी आ गया आपका। तो बताइए ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी 2,50,000 माइनस 2 लाख, दैट इज 50,000। सही है। अब बेटा थर्ड स्टेप, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो परसेंटेज इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई ए इंटू 100। ए का मतलब एस्टिमेटेड सेल, एक्चुअल एस्टिमेटेड सेल। अगर हम सेल करते तो इतना करते, एस्टिमेटेड सेल अगर हम करते तो इतना करते। 50,000 डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू 100। ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना आया बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू, सुन लो लल्ला, बड़ा है 20%। कितना परसेंट? 20%। इसी 20% को यहां ले आएंगे, 50,000 का 20% कितना आ जाएगा? 10,000। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। ये एक तरीका है। आसान लगा? हाँ सर आसान है, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है। इन्वेंट्री एट कॉस्ट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ये तो सबको आता है। यस सर सबको आता है, कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। हाँ बेटा आ जाओ। अब बेटा कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया होगा बाद में कर लीजिएगा, छोड़िए। सेकंड क्वेश्चन नॉर्मल सेल का ही। अभी मैं नॉर्मल सेल ही लेके चल रहा हूं, हर एक टॉपिक पे अच्छे से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, नॉर्मल सेल पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। पहला क्वेश्चन देख के लगाओ कितना इजी टॉपिक है सर, आप क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमें भी आता है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल, इसके बाद जब इस पे आएंगे व्हेन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल गिवन, तो थोड़ा और टेक्निकल हो जाएगा, तो थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझते रहिए, सुनेगा। ठीक, चलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आराम से समझिए, आराम से। ठीक, सुनिए। मेसर्स ए बी एंड सी आर इन रिटेल बिजनेस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March। गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर से जो हमने गुड्स रिसीव किया है वो 15,75,500 का है, और कहता है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 3% एंड टैक्स 11%। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनवर्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ऐड हो जाएगा। ध्यान रहे ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, तो यहाँ पे जो आप ऐड करोगे एक्सपेंस, तो केवल वो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेगा और कोई एक्सपेंस नहीं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड नहीं करना है। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आइए चलिए लिखते हैं। लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले सेलिंग प्राइस लेते हैं 22,45,500, ठीक, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,35,000। ठीक है, ज़्यादा हो गया 0, और यहाँ पे भी लिख दे 2,35,000। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, तो हमारा ए पॉइंट आ जाएगा। तो 22,45,500 प्लस 2,35,000, 24,80,500, 24,80,500। अब बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री पूरे क्वेश्चन में कहीं पे नहीं है, ठीक, कहीं पे नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दिया निल,
ठीक। ये जो परचेज है, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर का मतलब बेटा परचेज। परचेज थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो कॉस्ट ऑफ परचेज होता है, ठीक, तो मैंने आपको बताया था, रिमार्क लिखवाया था कि कॉस्ट ऑफ परचेज इन कॉस्ट ऑफ परचेज इज नॉट इंक्लूडेड। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता बेटा? ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस जो रिफंडेबल हो, ठीक, और ट्रेड डिस्काउंट, टैक्सेस रिफंडेबल और एबनॉर्मल लॉसेस, ये चीजें यहां पे नहीं आती। जब भी आप कॉस्ट ऑफ परचेज का डिटर्मिनेशन कर रहे हो तो वहां पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता। ऐसे टैक्स जो कि रिफंडेबल हैं वो कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड नहीं होते। यहां पे देखिएगा, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, ठीक, ट्रेड डिस्काउंट 3% एंड टैक्सेस 11%। लेकिन बेटा टैक्सेस में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो टैक्सेस रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल, ठीक है, टैक्सेस रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऑलवेज कंसीडर एज नॉन रिफंडेबल। प्लीज सुनिए, टैक्सेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऑलवेज क्या समझना है? नॉन रिफंडेबल। अगर लिखा नहीं है तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका जो परचेज है वो कितने का? 15,75,500। इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करिए पहले, भाई डज नॉट इंक्लूड, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को क्या करिए? माइनस, बिकॉज क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू। तो बेटा मैं बात कर रहा था कि एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को आपको एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड करने का मतलब माइनस कर दीजिए। और यहां पे सुनेगा लिखा हुआ सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 3% एंड टैक्स 11%, मतलब इसमें अभी ट्रीटमेंट करना है, सब्जेक्ट टू मैटर है अभी। तो बेटा सुनिएगा, कुछ मत करिए, कहीं नहीं जाना है, सुनते जाइए। तो इसका पहले 3% निकालेंगे, आप देखते जाइए। यह 47,265 माइनस कर दिया 1,52,8,235, 1 लाख नहीं बेटा 15,28,235। तब जाके फिर इसमें टैक्स को क्या करेंगे? प्लस करेंगे 11%। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टैक्स भी तो एक्सक्लूडेड होता है। बेटा जी वो टैक्स जो रिफंडेड है, रिफंड होगा, उस टैक्स को नहीं लेना है, उस टैक्स को नहीं लेना है। चूंकि यहां पे ये मेंशन नहीं है कि रिफंड है या नॉन रिफंडेबल है, तो हम इसको मानेंगे नॉन रिफंडेबल। अगर कोई मेंशन नहीं होता तो ऑलवेज क्या कंसीडर करते हैं? नॉन रिफंडेबल। तो इस पे बेटा, इस वैल्यू पे आपको टैक्स लगाना है। बच्चे कह रहे हैं सर क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैंने कहा अच्छा सपोज दैट आप किसी शॉप पे गए और उस शॉप वाले से पूछे भैया कैलकुलेटर कितने का है, तो उसने कहा 300 का। तो आपने कहा कुछ डिस्काउंट करेंगे, उससे कहा हाँ ठीक है 20 रुपीज़ आप डिस्काउंट कर दीजिए 280। तो ये उसी 280 पे ही तो टैक्स ऐड करेगा कि किस पे? आफ्टर डिस्काउंट। फिर वो 280 पे क्या करेगा? टैक्स को ऐड करेगा। तो बेटा यहाँ पे इस वैल्यू पे टैक्स जाएगी 152
8235 का 11%, यह आ गया बेटा 168105, इसको अप्रॉक्स कर देंगे तो यह आ जाएगा 6, तो आंसर आ गया 1528235 प्लस 168106, 1696341, ये एक्चुअल परचेस होगा आपका, ये एक्चुअल परचेस की वैल्यू होगी जो आपकी यहां पे आएगी 1,69,6341। तो बेटा यहां पे परचेस निकालना भी टेक्निकल इश्यू है। अब आगे बढ़े, परचेस के बाद फिर क्या लेना बेटा, एक्सपेंस, और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जहां तक मुझे लगता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में एक ही चीज है, इनवर्ड 87,500, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी इनवर्ड लिखा है बेटा, क्या लिखा है, इनवर्ड लिखा है 87,500, ठीक। इसका टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी। तो टोटल कर दीजिए बेटा, कुछ करिए मत, 1,70,83,841, इनका टोटल कर दीजिए 24,80,500। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आएगा, तो A माइनस बी कर दीजिए, इसको इससे माइनस कर दीजिए 1,78,3,841, सॉरी 24,80,500 माइनस 1,78,3,841, यार बेटा 6659 ये। अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो आपको क्या करना है, यहां पे आना है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो आपको यहां पे आना है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 69,665, कुछ करिए मत बेटा, नहीं 66,69,665 डिवाइड बाई ए, टोटल एस्टिमेटेड सेल आपको लेना है जो कि 24,80,500 इंटू 100, 24,80,500। ये आ रहा है बेटा आपका 28.08%, 28.08%, ठीक। उसको यहां पे लगा दीजिए 2,35,000 का 28.08% लगा दीजिए यहां पे, इंटू ये आ गया बेटा 66,000, तो 2,35,000 माइनस 66,000 1,69,000, ये आपका इन्वेंट्री एट कॉस्ट आया, तो बहुत ही आसान सा सम है बेटा, थोड़ा समझना होगा, ये आपके मॉड्यूल इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो इसको आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए सारी बातों को, 1 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं, 1 मिनट का। हाँ बेटा सुनिए जरा, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब इस टॉपिक का एडजस्टेड सेलिंग प्राइस और रिटेल इन्वेंट्री मेथड या रिटेल मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हेन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल इज गिवन। तो नॉर्मल सेल और एबनॉर्मल सेल का मतलब क्या है, समझिए जरा ध्यान से। सपोज दैट आप मान लो जो भी गुड्स आप सेल करते हो, आपने 3,000 का गुड्स सेल किया, कितने का, 3,000 का गुड्स सेल किया, और इस 3,000 पे बेटा आइए जरा देखिए कितने का गुड्स सेल किया, 3,000 का, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल सेल हमारा कितना है, 3,000 का नॉर्मल सेल है, ठीक।
अब मान लो इसमें जो हमारा जीपी है, जीपी परसेंटेज, अगर जीपी प्रॉफिट अगर हम बात करें इसमें 1000 है, तो हमारा जीपी परसेंट आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 3000 इंटू 100, मतलब 33 1/3%, मतलब इसको आप कह सकते हैं 1/3। ये नॉर्मल सेल है। तो यहां पे जीपी परसेंटेज आपने आराम से निकाल लिया। एक होता है बेटा एबनॉर्मल सेल, हालांकि इसको एबनॉर्मल बोलना गलत होगा, लेकिन हम इसे एबनॉर्मल एक्टिविटी कह क्यों रहे हैं वो उसको समझिए जरा। मैं इधर कर देता हूं। एबनॉर्मल एक्टिविटी, बहुत ध्यान से सुनना, एक्टिविटी कहते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक क्लॉथ सेंटर है और उसका जो ओनर है वो शिवांग है, और शिवांग मेरा स्टूडेंट है, मैं किसले। बहुत ध्यान से सुनना कि एबनॉर्मल एक्टिविटी होती क्या है। एबनॉर्मल एक्टिविटी होती क्या है, तो आप समझिएगा कि शिवांग हमारा स्टूडेंट है, हम गए उसके शॉप पे, तो उसके शॉप पे गए तो एक्चुअल में सामान था 3000 रुपए का, 3000 रुपए का इसने सेल किया था, लेकिन इस 3000 रुपए पे उसने मुझसे प्रॉफिट जो लिया था, वो प्रॉफिट मान लो 3000 का सामान हुआ था। चूंकि मैं शिवांग का टीचर हूं, तो शिवांग ने कहा सर 3000 रुपए का सामान है, आप एक काम करो मुझे 2400 रुपए दे दो, 2400 रुपए दे दो। तो मान लो अगर इसकी कॉस्ट 2000 रुपए है, तो यहां पे प्रॉफिट कितना आएगा बेटा 400। यहां पे प्रॉफिट कितना आएगा 400। अब बहुत ध्यान से समझना, शिवांग ने ये एक्टिविटी क्यों किया, क्योंकि शिवांग का मैं टीचर हूं, तो शिवांग मुझसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहता है। तो शिवांग कहता है कि सर इसकी सेलिंग प्राइस 3000 है, बट एक काम करिए मुझे आप कितने रुपए दे दीजिए 2400। तो मान लेते हैं कि अगर इसकी कॉस्ट 2000 है, इसकी कॉस्ट क्या है 2000 है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 24,000 माइनस 2000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4000। इसी चीज को कहते हैं एबनॉर्मल एक्टिविटी। देखो जबकि नॉर्मल में क्या था, सेल 3000 का किया था, मान लो कॉस्ट हमारा कितना हुआ 2000 हुआ, ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और हमारा जो रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। यहां पे भी प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल ये एबनॉर्मल। तो कभी कभी बिजनेस में ऐसे इवेंट आते हैं, दिक्कत यहां पे भी नहीं है। दिक्कत तब होगा ना कि जब दोनों प्रॉफिट आपको एक साथ दिया रहेगा, 1000 और 400, कितना प्रॉफिट बेटा 1400 का प्रॉफिट दोनों साथ में दिया रहेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में अलग अलग तो देगा नहीं, अपने ट्रेडिंग में शिवांग इसको और इसको अलग तो दिखाएंगे नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये नॉर्मल एक्टिविटी और ये एबनॉर्मल एक्टिविटी दोनों क्या मिलेंगे आपको, कंबाइंड मिलेंगे, ठीक है। इसको आपको अलग करना पड़ेगा, इस 1400 को 1000 और 400 इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो इसी को हम नाम देते हैं नॉर्मल एक्टिविटी और एबनॉर्मल एक्टिविटी, बिकॉज दोनों पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज सेम नहीं है। यहां पे 1/3 है, यहां पे देखिए कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ 400, सेल कितना हुआ 3000 इंटू 100। देखिए यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना आता है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना आता है, यहां पे आता है बेटा 13.33%, और यहां पे आ रहा है 1/3, मतलब यहां पे आ रहा है 33, यहां पे आ रहा है 33.33%, यहां पे आ रहा है 13.33%। तो दोनों के जीपी में डिफरेंस हो गया कि नहीं। तो मैं जो समझाना चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि नॉर्मल सेल का इन्वेंट्री अलग कैलकुलेट होता है, एबनॉर्मल सेल का इन्वेंट्री अलग कैलकुलेट होता है। बात समझ में आ रही है।
तो पहले मैं आपको एक वर्किंग नोट करके दिखाता हूं, फिर उसी क्वेश्चन को आपके मॉड्यूल में कैसे दिया वैसे करके दिखाता हूं। तो बात समझ में आई कि जब हम ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, एक नॉर्मल रेट से भी ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, या ऐसा कोई मेरा रिलेटिव आ गया, मैंने उसको सेल कर दिया, कम प्राइस पे सेल कर दिया, तो वहाँ पे आप फ्लैट जीपी नहीं लगा सकते, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल एक्टिविटी, और कोई बात नहीं है, एबनॉर्मल एक्टिविटी। ठीक, तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी, ये नॉर्मल एक्टिविटी। तो जब क्वेश्चन में नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों एक्टिविटी दिया रहेगा, तो याद रखिएगा दोनों को अलग अलग प्रेजेंट करेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, तो एक प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से और एक जो प्रेजेंटेशन है आपका वो आपके मॉड्यूल की तरफ से। तो एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आपके लिए, आइए उस क्वेश्चन को समझते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुनिए ज़रा ध्यान से, ध्यान से सुनिए, सुनिए बेटा। ठीक, कुछ करिए मत, पाप लगेगा ना, हाँ कुछ मत करिए, पाप लगेगा। ठीक है सर। अब मान लीजिए ये इवेंट है, ये पूरा एक क्वेश्चन मैंने लिया है इसके लिए, और इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। ठीक है ना, आइए जरा इस क्वेश्चन को करना है। तो अपन ऐसे मान लो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। ठीक है, तो सपोज दैट ये हो गया बेटा। ठीक, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, कुछ करिए मत, सुनते रहिए। ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल, ये टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल। ठीक, अब जरा एक बार पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार हमें रीड करना होगा, कुछ करिए मत, समझिए बात को। एक बार देखेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं इसको 2 बार रिपीट करूंगा, देखिएगा, ध्यान से सुनिए बेटा, कुछ करिए मत, सुनिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventory as on 31st March 2017। आपको वैल्यू कब करना है? 31st मार्च 2017 को। कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2016 को। परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, फाइनेंशियल चार्ज है, सेल्स है। चलो ये तो बात की बात है, यहाँ पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2016 a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 50,000 was sold during the year for rupees 45,000। ठीक, कहता है bearing the above transactions relating to this item the gross profit earned during the year was 20% on sales। बेटा ये जो लाइन लिखी हुई है यही लाइन आपकी एबनॉर्मल है, और आपको समझना पड़ेगा कि एबनॉर्मल का क्या मतलब है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जब हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे थे, किस डेट को? 31 मार्च 2016। ये डेट, इस डेट पे कर रहे थे, तो अ सम ऑफ रुपीज 17,500 वाज रिटर्न ऑफ। पहले तो रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होगा, पहले ये बताइए। वाज रिटर्न ऑफ, तो आप बताओ बेटा रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होगा? बताओ रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होगा? बेटा रिटर्न ऑफ का मतलब है कम कर देना, कम कर देना, कम कर देना। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? कम कर देना। भाई हमारे पास पहले डेटर 10,000 के थे, अब डेटर्स को बैड डेट्स का रिटर्न ऑफ कर दिया 1,000 से, तो मतलब पहले डेटर 10,000 के थे,
अब रिटर्न ऑफ कर दिया 1000, तो अब डेटर्स कितने बचे 9000 रुपए। तो रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हुआ, कम करना। तो कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2016, ठीक है ना, सुनते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देता है, आप मोह मत करिए, ना ना बिल्कुल ना, समझना पड़ेगा। तो 17,500 क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर ₹50,000, जो कि ओरिजिनल परचेज कितना था 50,000, इसमें से हमने कम करना है कितना 17,500, इसी में से रिटर्न ऑफ करना है। क्या करना है, रिटर्न ऑफ का मतलब उतने से मेरे एक्सपेंस को कम कर देना है। क्या कर देना है, कम कर देना है। गुड। वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 45,000, ये पूरा का पूरा सामान कितने में बेच दिया 45,000, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, बेयरिंग द above transactions relating to this item, इस आइटम को छोड़ के the gross profit earned during the year was 20% on sales, मतलब इस वाले आइटम को 50 और 45, ये जो एबनॉर्मल एक्टिविटी है इसको छोड़ के नॉर्मल एक्टिविटी पे प्रॉफिट क्या होगा मेरा 20%, ठीक। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2016, जब 2016 में वैल्यूएशन हो रहा था तो 17,500 वाज रिटर्न ऑफ, मतलब कम कर दिया हमने, क्या, एक्सपेंस को कम कर दिया हमने ऑन अ पर्टिकुलर आइटम, किसी आइटम को हमने, किसी आइटम के एक्सपेंस को 17,500 से कम कर दिया, विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000, जो जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 50,000, लेकिन हमने कम कितना कर दिया था 17,500। वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹45,000, वो इस साल बेचा गया कितने में 45,000 में। बेयरिंग द अबव ट्रांजेक्शन, उपरोक्त ट्रांजेक्शन को छोड़ के, रिलेटिंग टू दिस आइटम, जो कि इस आइटम से रिलेट करता है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 1 अप्रैल 2016 को 1,42,500 बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये 31 मार्च 2016 को कितना बोल रहा है 17,000, मतलब ये 31 मार्च 2016 को बोल रहा है। तो क्या ये जो चीज़ बोल रहा है ये इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है कि ये 31 मार्च 2016, ये अप्रैल 2016, मतलब इसमें ये चीज़ क्या होगा, इंक्लूड होगा, याद रखना, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है इस डेट को क्या बना होगा, ओपनिंग बना होगा, ठीक। तो कैसे, अगर इंक्लूड होगा तो इसको कहाँ लिखेंगे, टोटल में 1,42,500, ठीक, टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू कुछ करिए मत बेटा, टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक। अब बेटा 17,500 कम कर दिया, कितने में से 50,000 में से, तो कितना आ जाएगा बेटा 17,500 अगर कम कर दिया 50,000 में से, तो एबनॉर्मल जो एक्टिविटी आएगा वो आएगा 32,500, 32,500। कैसे आया बेटा, कैसे आया, ओरिजिनल परचेज कितने का था 50,000 का, राइट ऑफ कितने से कर दिया 17,500 एग्जैक्टली। तो मतलब एक्चुअल परचेज दिखाएंगे कितने से 32,500, ठीक है। तो नॉर्मल परचेज कितना है, कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस एबनॉर्मल, 1,10,000, 1,10,000, क्लियर है। उसके बाद बेटा, उसके बाद कहता वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹45,000, एबनॉर्मल सेल कितने का था
45,000। और टोटल सेल क्वेश्चन में कितने का है बेटा? 4,45,500। 4 लाख नहीं, 12,45,500। तो 12,45,500 में से माइनस किया 45,000, तो 12,500 आ गया। तो टोटल सेल में से एबनॉर्मल सेल माइनस कर दिया, क्या आ गया? नॉर्मल सेल आ गया, 12,500। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़िए। अब उसके बाद बेटा परचेस, टू परचेस है बेटा 7,62,500। अगर बेटा सुनिए एबनॉर्मल कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं लेंगे एबनॉर्मल में, सारी की सारी चीजें किस में लेंगे? नॉर्मल में। अगर एबनॉर्मल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है तभी उसे एबनॉर्मल मानेंगे, नहीं तो क्या मानेंगे? नॉर्मल। आगे देखिए, परचेस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो यहां पे लिख दीजिए 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,50,000 बेटा टोटल में। और एबनॉर्मल के लिए अगर कोई बात नहीं करी है तो नहीं लेंगे, 1,50,000। ठीक, उसके बाद बेटा सेलिंग एक्सपेंस, क्या ट्रेडिंग में आता है? नहीं, कट कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आता है ट्रेडिंग में? नहीं, कट कर दीजिए। फाइनेंशियल चार्ज आता है ट्रेडिंग में? नहीं, कट कर दीजिए। ओ माय गॉड, खत्म। हाँ खत्म। अच्छा सर, अब सुनिए 2 GP मतलब 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखिए जरा, नॉर्मल पे कितना परसेंट लगाना है? 20%। तो नॉर्मल पे अगर 20% लगाना है तो इसका निकाल लीजिए 20%। कितना परसेंट? 20%। तो निकाल लीजिए भाई, 12,500 का 20%, 2,40,100। एबनॉर्मल आइटम पे कभी भी जीपी रेट मत लगाइएगा। इसका देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है? कैसे निकालेंगे अभी देखते जाइए, देखते जाइए, ठीक, देखते जाइए बेटा। यहां पे आएगा बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक बात बताइए, आपका 50,000 रुपए का गुड्स था और सारा का सारा गुड्स कितने में बेच दिया? 45,000 में। तो क्या यहां पे कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा? नहीं सर, नील होगा। तो देखो 45,000 और यहां पे भी 45,000, माइनस कर दीजिए 45,000 माइनस 32,500, 12,500। तो एबनॉर्मल भाई जितना गुड्स था सारा गुड्स बेच दिया, तो बट ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगाना है कि उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री तो बचेगा नहीं। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे। इसका जीपी निकल गया एबनॉर्मल का। अब नॉर्मल का देखिए 1,10,000, 7,62,500, 1,50,000 और 2,40,100। यह आ गया आपका 1,62,600, 12,62,600, 12,62,600, 62,600 माइनस 62,100, कितना? 62,100। इधर दिखा दीजिए 62,100। ठीक, टोटल कर लीजिएगा आप अपना, और नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आया बेटा? 62,100 हमारा क्या आ गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या आ गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसको कहते हैं बेटा क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सीए इंस्टीट्यूट देता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। बात समझ में आई? ठीक, लेकिन आपके मॉड्यूल में ये क्वेश्चन कैसे किया गया है मैं वैसे करके दिखाता हूं। मॉड्यूल में कैसे किया गया है, मॉड्यूल में कैसे किया गया है, ठीक, मॉड्यूल में देखिए कैसे किया गया है। मुझे लगता है कि पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए,
या मैं बता दे रहा हूँ कि मॉड्यूल में कैसे, या रुक जाइए देख लीजिए। करना कुछ नहीं है, जब आप मॉड्यूल की बात करोगे तो इसी चीज़ को पैराग्राफ में दे दिया है। पैराग्राफ का मतलब कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये सेल आपका कितना है, टोटल है 12,45,000, ठीक, ये सेल। तो जो सेल 12,45,500 है, हाँ बेटा अब देखिए जरा आपके मॉड्यूल में कैसे दिया होगा, मॉड्यूल में कैसे दिया होगा ये आपको चेक करना है, ठीक। अच्छा कुछ करेंगे बेटा, इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला आपने क्या सीखा है, इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो आपने पढ़ा होगा ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल या कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फार्मूला आपने इसको काट के बस वहां पे लिख दीजिए। हाँ बेटा, अब आपके मॉड्यूल में इसी क्वेश्चन को कैसे दिया गया होगा। मॉड्यूल में बेटा हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने का हमारा रियल फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसी चीज को यहां पे शुरू करते हैं। देखिए कैसे लिखा होगा, सबसे पहले आप ले लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। लेकिन बेटा आप ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर इसको डायरेक्ट किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वर्किंग नोट चाहिए। अगर ये चीज है तो आप ये कर सकते हो, प्रेजेंटेशन आप चाहे जैसे कर लो, प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, बट मॉड्यूल में आपके कैसे वैसे प्रेजेंटेशन करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1,42,500, उसमें से एबनॉर्मल कितना 32,500, कितना आ जाएगा 1,10,000। एक मिनट, 32,500 कैसे आया सर, 50,000 माइनस 17,500, 17,500 को माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो क्या है, रिटर्न ऑफ है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, प्लस परचेज, क्या परचेज में कोई एबनॉर्मल इवेंट है, नहीं, 7,62,500। 2 प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और केवल डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा कुछ भी नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है 1,50,000, 1,50,000 ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 1,10,000 प्लस 7,62,500 प्लस 1,50,000, 10,22,500। सुनिए सुनिए सुनिए, अब सुनिए जरा ध्यान से, इसमें से माइनस करना है क्या, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे माइनस होता है ये देखिए जरा, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे माइनस करेंगे, तो यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं ये देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक, कॉस्ट ऑफ सेल। तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, सेल टोटल है आपकी 12,45,500, इसमें से बेटा आपको माइनस करना होगा, एबनॉर्मल सेल को माइनस करना होगा, और एबनॉर्मल सेल है आपका 45,000, तो एक्चुअल में सेल कितनी आ गई बेटा 12,500,000, और उसमें से बेटा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए
ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो आपका जो आता है उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। बात हुई खत्म। बोलो भैया, सीए के बच्चे को ये तो बताने की जरूरत नहीं है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 2,40,100, 2,40,100। 9,60,400, 9,60,400 माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। 62,100। देखिए बेटा, हमने भी जो निकाला है क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां पे, और जो यहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकला है, दोनों क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, इक्वल है। तो ये तरीका है आपका, ये भी तरीका, ये भी तरीका है। पहले एग्जामिनेशन में आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ठीक। खत्म नहीं हुआ, नहीं, एक बार बिल्कुल रिलैक्स मोड में आराम से समझ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। अच्छा, पहले आपको इसको वर्किंग नोट में कैसे बनाना है, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। एबनॉर्मल इवेंट कहाँ दिए होंगे, नीचे, नीचे ये एबनॉर्मल इवेंट है, ठीक। तो बेटा सबसे पहले देखो, नीचे से पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2016 a sum of ₹17,500 was written off on a particular। तो जो कह रहा है कि जब हम 31st March 2016 को इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे थे तो उसमें से हमने 17,500 को क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ का मतलब कम कर दिया, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 50,000, ठीक है। तो बेटा 50,000 में से 17,500 माइनस कर दिया, कितना, 32,500। बेचा कितने में, 45,000 में। सारा का सारा गुड्स बेच दिया, इसलिए क्या आ गया बेटा, निल आ गया। सारा का सारा गुड्स बेच दिया, इसलिए क्या आ गया, निल आ गया, ठीक। अब आइए क्वेश्चन में। अब बेटा ये 1,42,500 टोटल, बिकॉज ये इसमें इंक्लूड है, क्योंकि ये जो बात कर रहा है बेटा ना, ये जो बात कर रहा है ये 31st March 16 और ये 1st April 16, मतलब इसके बाद ये, तो ये टोटल माइनस ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल। टोटल में से अब नॉर्मल को माइनस कर देंगे, नॉर्मल। फिर बेटा परचेज, परचेज में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं तो टोटल पूरा का पूरा नॉर्मल में। सेलिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं आता, फाइनेंशियल चार्ज ट्रेडिंग में नहीं आता। सेल्स आ गया आपका, सेल्स दिखा दीजिए। टोटल में माइनस कर दिया, क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। बेटा एबनॉर्मल एक्टिविटी में कोई भी इन्वेंट्री नहीं होगा, इन्वेंट्री होगा ही नहीं, तो केवल नॉर्मल में कितना आ गया, 62,100। यही आपसे पूछ रहा है, और फिर ऐसे मॉड्यूल में आपके है, तो आप चाहे ऐसे लगाओ, पहले इसको वर्किंग नोट कर लो, फिर मॉड्यूल के हिसाब से दिखा दो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। ओके, तो क्लासेस आज की बहुत बड़ी हो गई, और आज बस इतना ही। और इन्वेंट्री के और इम्पोर्टेंट क्लास के लिए आप आगे भी देखते रहें, और इन्वेंट्री से एक क्वेश्चन बेटा आता ज़रूर है, तो प्लीज़ इसको ड्रॉप मत करिए, घर पे बैठ के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।